नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं अरविंद कुमार नोहिया आपका स्वागत करता हूं एक्सटर्नल क्लासेज यूट्यूब चैनल और एक्सटर्नल क्लासेज फेसबुक चैनल, एक्सटर्नल क्लासेज इंस्टाग्राम और एक्सटर्नल क्लासेज एप्लीकेशन। जिस भी माध्यम से आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, आप 12th क्लास स्टूडेंट है, सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट है, तो आइए मैं आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से, बोर्ड एग्जाम के तरीके से मैथ की पूरी क्लासेज आपको वन बाय वन, चैप्टर बाय चैप्टर और प्रैक्टिस पेपर पूरा एक्सटर्नल क्लासेज एप्लीकेशन पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और देखिए, हमने इसको जो पूरे बैच को नाम दिया है मैथ्स मंथन। इसका नाम मंथन देने के पीछे एक रीजन था। एक्चुअल में सीबीएसई बोर्ड जिस तरीके से रोजाना सर्कुलर जारी करता है और मैथ को लेकर वो अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, और वो मैथ को दिनों दिन बेस नॉलेज की तरफ ले जा रहे हैं, तो हमने उसी चीज़ को, बेस नॉलेज को ध्यान में रख ये बैच आप लोगों के लिए क्रिएट किया। हमने बिल्कुल कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा ना हो, और प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेशन पर हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ा है और डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस है। चलिए, मैथ्स मंथन क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन की आज ये क्लास आपके बीच में है। और देखिए, मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इसको देख रहा हो, वो पूरी इस वीडियो को देखने के बाद हमें रिव्यू ज़रूर करें। सर, ये चीज़ और एक्स्ट्रा कर सकते हो, या कुछ कमी रह गई है, कोई एरर है, तो आप उसके भी हमें कमेंट में, सेशन में बता सकते हैं। हमें रिव्यू अवश्य करें। जिस भी माध्यम से देख रहे हो वहीं आप रिव्यू कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैथ्स मंथन की क्लास में हम आपको बिल्कुल बेस नॉलेज से लेकर पीक नॉलेज तक लेके जाएंगे। चलिए, तो आज पहली चीज, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट को जरूर पढ़ा होगा 11th क्लास। फिर भी जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है वो समझिए कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, क्या रोल प्ले करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए, नाम बेशक इसका प्रोडक्ट है, लेकिन ये एक्चुअल में प्रोडक्ट जैसी कोई चीज करता नहीं है। फिर क्या करता है सर? ये उस जिस डाटा को हम देंगे, उस डाटा को एक ऑर्डर्ड पेयर में अरेंज करता है। कैसे करता है देखो जरा। दैट ए बराबर मान के चलिए मेरा 1 2 3 हो, और बी मेरा, मैं ये ले लेता हूँ 2 एंड कुछ देर के। अब आपसे ये पूछा जाए ए क्रॉस बी, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे ना करें कि 1 की 2 में मल्टीप्लाई तो 2 कर दिया, 1 की 4 में तो 4 कर दिया, फिर 2 की 2 में 4 कर दिया है, 2 की 4 में 8 कर दिया। ऐसे नहीं, ये आपका गलत हो जाए। फिर सर क्या करना है? आप तो कह रहे हैं प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट तो हमसे ऐसे ही आता है, तो ऐसे नहीं है। प्रोडक्ट क्या है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। प्रोडक्ट सिंपली ऑर्डर्ड पेयर है एक सेट के सभी एलिमेंट्स की, बी सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट करना आपका क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे 1 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर तैयार किया। अब देखो, बी यहाँ सेकंड नंबर पे है स्टूडेंट, तो मुझे बी के एलिमेंट सेकंड नंबर पे रखने और ए के एलिमेंट फर्स्ट नंबर पे। चलिए, अब 1 का 4 के साथ, तो चलो 1 का 4 के साथ 1 का कंप्लीट प्रोडक्ट हो चुका है। चलिए, अब 2 का करते हैं, तो 2 का 2 के साथ और 2 का 4 के साथ। जी सर। ऐसे ही 3 का प्रोडक्ट करेंगे, तो 3 का 2 के साथ और 3 का 4 के साथ। लो जी, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया कंप्लीट। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर तैयार करना क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा। इसके बाद हम जो इसमें पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिलेशन। रिलेशन क्या है स्टूडेंट? रिलेशन इज नथिंग दैट रिलेशन इज ओनली सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज डिफाइंड एज ए रिलेशन। जो अभी हमने सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट किया था, ये सब क्या है? ये रिलेशन है। अब ये तो हमने पूरे के पूरे एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर तैयार कर दिया, तो ये सबसे बड़ा रिलेशन हो गया भाई। इससे बड़ा और कुछ होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये रिलेशन कहलाया ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाया, रिलेशन कहलाया। अब ध्यान से समझो, दूसरी डेफिनेशन यहाँ हमने जो दी है, वो लेट ए एंड बी टू सेट देन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज सबसेट ऑफ
ए क्रॉस बी। यानी अभी आपने पढ़ा था कि देखो भाई ए क्रॉस बी जो था वो सबसे बड़ा सेट है, सबसे बड़ा रिलेशन है। जो इसमें से रिलेशन कटेंगे वो सब क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे ए क्रॉस बी। क्या होंगे, ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। सर सबसेट कैसे होंगे वो समझिए जरा। मान के चलिए आपको एक रिलेशन ऐसे दे दिया जाए कि भाई एक्स वाई कोई रिलेशन है और एक्स इज इवन, एक्स इज इवन नंबर, ये आपको दे दिया जाए और सेट क्या है वो पिछला वाला ही ना। यानी यहाँ ए बराबर क्या है, मैंने वही 1 2 3, और मेरा बी बराबर क्या है, वही 2 एंड 4 ले लिया। चलो ठीक है, एक्स इज इवन। और एक और लाइन पूरा मैं लिख देता हूँ सेट को, और आगे क्या कहेंगे, एक्स बिलोंग इन ए एंड वाई बिलोंग इन, ठीक है जी, ये आपने रिलेशन। ठीक है, अब एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर करना है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हुआ था, अभी हुआ था ना। तो चलो इसको तैयार करते हैं जरा, आर को कैसे करेंगे ऑर्डर्ड पेयर में। एक्स इवन, तो भाई ए में जाएगा एक्स, एक्स कहाँ है, ए में। ए में इवन नंबर आपको ढूंढना है। इवन नंबर ए में क्या है, देखो ये 2 ओनली है, तो मतलब 2 का केवल रिलेशन बी के साथ बनाना है। भाई 2 ही तो है ए में इवन नंबर, तो इस 2 का बी के साथ रिलेशन क्रिएट करना है। रिलेशन क्रिएट करने का मतलब ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए जरा। तो 2 का पहले प्रोडक्ट किया 2 के साथ, तो क्या मिल गया भाई, 2 एंड 2। फिर 2 का किसके साथ करेंगे, 2 के साथ 4, क्योंकि वाई पे तो कोई कंडीशन डाली ही नहीं है ना, एक्स पर कंडीशन डाली। अब देखिए ये इस ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं, देखो 2 एंड 2, 2 एंड 4, ध्यान दो, ये रहा, कहाँ है, 2 एंड 2 एंड 2 एंड 4। तो ये पूरे सेट से केवल 2 एलिमेंट्स इस आर में आ रहे हैं, इस आर में आ रहे हैं। तो यहाँ जो आर है, ये जो आर है, ये क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस। और जो अगर ए क्रॉस बी का सबसेट बन जाता है तो वो उसके लिए, उस सेट के लिए क्या बन जाता है, रिलेशन बन। रिलेशन की डेफिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर कोई भी कंडीशन डालकर जो हमें सबसेट मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। कोई कंडीशन, अब देखो हमने कंडीशन लगा दी, हमें जो है सेट मिला, आर ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट मिला, आर बराबर 2 2 2 4, और ये क्या है, ये सबसेट ऑफ एक। तो रिलेशन में इतनी सी आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर बात है। यहाँ से अब डोमेन एंड रेंज, अब बात करते हैं कि ये डोमेन एंड रेंज क्या है किसी भी रिलेशन के लिए, किसी भी कार्टेशियन। देखो स्टूडेंट, आपने 11th क्लास में ये जरूर चैप्टर पढ़ा होगा, और उसमें आपने पढ़ा होगा कि देखो दो सेट ए एंड बी है और उनका ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई मिलेगा। तो जो उसका डोमेन होगा ना वो होगा क्या, एक्स होगा। वो डोमेन क्या होगा, एक्स होगा, किसी भी वाई के लिए जो बिलोंग कर रही है बी में। और जो रेंज होगी वो वाई होगी, किसी भी एक्स के लिए जो बिलोंग कर रहा है ए में। चलिए ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे समझ, कुछ ऐसे समझते हैं। कैसे, ऐसे समझते हैं। मान के चलिए ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 2 4, वही सेट में रिवाइज कर ले। क्लियर है। और हमारा जो आर उन्होंने बोला, आर उन्होंने बोला, वो कहा कि भाई देखो एक्स वाई और एक्स इज ऑड और वाई इज इवन, एक्स इज ऑड एंड वाई इज इवन, और एक्स एंड वाई, एक्स बिलोंग इन ए और वाई बिलोंग इन, और कह दें कि भैया इसका जो है डोमेन और रेंज बताइए, डोमेन एंड रेंज बताइए। तो भाई क्या करें, सबसे पहले तो हमें ऑर्डर्ड पेयर तैयार करना है। जी सर, ऑर्डर्ड पेयर तैयार करिए। तो देखिए जरा, पहले मुझे ये देखिए कि एक्स मुझे ऑड लेना है, मतलब मुझे एक्स में 2 को नहीं लेना। एक्स ए से बिलोंग आ रहा है ना, तो मुझे 2 को नहीं पिक करना है। वाई इज इवन, वाई पूरा इवन ही इवन है, तो ये पूरा का पूरा पिक करना है। मतलब मुझे 1 और 3 के साथ, बी के 2 एंड 4 के साथ क्या बनाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना। क्लियर बात है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने गए तो क्या बनेगा बेटा, वही बनेगा 1 के साथ 2 और 1 के साथ 4, ठीक है, और 3 के साथ 2 और 3 के साथ 4। ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया है। ये मेरा क्या बन गया, कार्टेशियन
प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए, अब इसका डोमेन जो लिखेंगे स्टूडेंट, डोमेन क्या होगा इसका, आइए, डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन होगा जो पहले पहले एलिमेंट्स बनने होंगे, 1 1, दोनों में से 1 को एक ही टाइम लिखा, 3 3, तो ये क्या है 3, पहला वाला डोमेन हो गया। रेंज क्या होगी सर, रेंज क्या होगी, रेंज देखिए, रेंज दूसरा वाला लिखा जाएगा, इधर ये 2 है, 2 लिख दिया, इधर ये 4 है, हाँ जी सर 4 लिख दिया। अब 2 दोबारा से रिपीट है, 4 दोबारा से रिपीट है, रिपीट करते नहीं। क्लियर बात हुई, ये आपके डोमेन, यानी जो आपको रिलेशंस के ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हो, गिवन हो, उसके पहले पहले एलिमेंट्स को लिख दीजिए, आपको डोमेन मिल जाएगा। उसके दूसरे दूसरे एलिमेंट को लिख दीजिए, आपको रेंज। बस बात क्या है, क्लियर बात है। चलिए, अब स्टैंडर्ड नोट्स में आप समझिए, दो चीजें ऐसे समझ, देखो डोमेन को हम देख रहे हैं 1 3 है, ये किसका पार्ट है, ए का, तो मतलब डोमेन जो होगा, जो डोमेन होगा वो सबसेट होगा ए का, इसका सबसेट होगा ए का। और जो रेंज होगी ना स्टूडेंट, जो रेंज होगी वो सबसेट होगी किसकी, बी की, क्योंकि रेंज कहाँ से आती है, रेंज का सेट देखो 2 4 कहाँ से, बी से, और जो डोमेन है वो कहाँ से आता है, ए से। तो डोमेन जो होगा वो सबसेट होगा ए का, जो रेंज होगी वो सबसेट होगी बी की। खूब आराम से समझ, क्लियर है। चलिए, तो ये कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं कि जो इतना सोचना पड़े, क्लियर बात है। चलो, तो यहाँ से एमसीक्यू बन जाते हैं, इसको बात समझे। अब बात आती है सबसे पहले यूनिवर्सल, कि यूनिवर्सल रिलेशन कैसे। देखो, अभी हमने ए क्रॉस बी पढ़ा था, और ए क्रॉस बी क्या था, ए क्रॉस बी में वो रिलेशन था जिसमें सभी एलिमेंट ऑक्यूपाई कर, और यूनिवर्सल रिलेशन की भी यही डेफिनेशन है, यूनिवर्सल ऑफ फुल रिलेशन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिलेटेड टू, यानी अगर हम किसी सेट पर कोई रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं और वो सभी एलिमेंट्स को ऑक्यूपाई कर लेता है, सभी एलिमेंट सभी ऑर्डर्ड पेयर उसमें आ जाती है, तो वो बन जाता है यूनिवर्सल। मैंने क्या लिखा है, फुल रिलेशन। अब समझिए, ए बराबर, सपोज दैट 1 2 3 दिए, क्या गिवन है 1 2, ठीक है स्टूडेंट, 1 2 3 की, और वो कह रहे हैं कि भाई जो हमें आर जो है वो ऐसा बनाना है कि एक्स में से वाई माइनस करे, उसका मॉडल है तो वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। भाई एक बात सोचो, एक बात सोचो, 1 2 3 है, इनमें से कुछ भी घटा के अगर मॉड लूं तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। पहले ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट कर लेते, चलिए समझो तो। ए 1 का 1 के साथ, देखो 1 में से 1 घटाया 0, ग्रेटर देन 1 का 2 के साथ, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं रिलेशन बना 1 2 और 1 3, देख लीजिए सबके साथ रिलेशन आएगा, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये। अब बताइए, अगर मैं ए से ए पर ही रिलेशन बनाऊंगा तो 3 × 3 9 रिलेशन ही बनेंगे, 9 एलिमेंट्स ही बनेंगे, और 9 एलिमेंट्स पूरे, मतलब पूरे के पूरे ए क्रॉस बी को अगर मैं ए क्रॉस बी निकालने जाता या ए क्रॉस ए, यहाँ क्योंकि ए पर ही मैं बना रहा हूं, तो ए क्रॉस ए जो है मेरा यही होता। जब पूरा ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी आ जाता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल से हमेशा से सभी एलिमेंट्स को ऑक्यूपाई, क्लियर बात है। चलिए, इसके बाद वॉइड या एम्प्टी सेट किसको कहेंगे भाई, वॉइड एम्प्टी सेट एंड एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन इज वन ऑफ वे इन विच देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, यानी आप ऐसी कोई कंडीशन डाल देते हो कि आपके रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी एलिमेंट्स आता ही नहीं है। देखो जरा, उन्होंने कहा भाई देखो सेट है 1 2 3, और वो कह रहे हैं एक्स माइनस वाई का मॉड 8 आना चाहिए। अरे मॉड तो तब आएगा 8 जब वो कहीं उनके डिफरेंस 8 होंगे। देखो 2 में से 1 माइनस करें 1 है, 3 में से 2 माइनस करें 1 है, 3 में से 1 माइनस करें मैक्सिमम 2, यानी इनका मैक्सिमम डिफरेंस ही 2 आ रहा है, और वो कह रहा है कि 8 आना चाहिए, तो मतलब आर में तो कुछ आया ही नहीं। आर क्या हो गया,
आर हो गया 5, आर क्या हो गया 5, और जैसे ही स्टूडेंट वो 5 हुआ वो एम्प्टी हो गए, ठीक है। तो एम्प्टी की रिलेशन डेफिनेशन सिंपल सी। अब बात यहाँ समझने वाली क्या है, देखो पहला नोट लिखिए, स्मॉलेस्ट रिलेशन जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन जो होता है, वो स्टूडेंट कौन सा होता है, वो होता है वॉइड रिलेशन या एम, वो क्या होता है वॉइड रिलेशन। ये बात आपको समझ में आएगी, सबसे स्मॉलेस्ट। और जो सबसे लार्जेस्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट जो होता है, लार्जेस्ट रिलेशन जो होता है बेटा, वो क्या होता है, वो होता है यूनिवर्सल, वो क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ये बात आपको समझ में आई? यानी अगर कल को एमसीक्यू में ये पूछने लगे कि स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑफ एन सेट, तो क्या होगा, एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। अगर वो पूछने लगे सबसे लार्जेस्ट रिलेशन कौन सा होगा, तो वो होगा यूनिवर्सल रिलेशन। और बेटा एक और बात समझ लीजिए, इन दोनों के कॉम्बो से एक चीज जनरेट होती है, वो होती है ट्राइवल सॉल्यूशन, ट्राइवल रिलेशन, क्योंकि यार सॉल्यूशन नहीं है रिलेशन, ट्राइवल रिलेशन। यानी इन दोनों को कुल मिलाकर हम क्या कहते हैं, ट्राइवल रिलेशन कहते हैं। कौन कौन को, वॉइड रिलेशन को और यूनिवर्सल। वॉइड रिलेशन इज ए ट्राइवल रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन इज ए ट्राइवल। क्लियर बात है? तो ये दो चीजें भी आप यहाँ एमसीक्यू प्रोस्पेक्ट पढ़ के चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, आगे क्या है, आगे स्टूडेंट वो कह रहे हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या है, अब देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशंस आप लोगों ने पढ़ी है इनवर्स रिलेशन, तो वही मैं आपको दोहरा रहा हूँ। अगर मान के चलिए ये इन्होंने कुछ भी दे रखा है, आर कोई मैंने के मान के चलिए आर में कोई सेट ए बी, इन्हीं को ले लेता हूँ, और सी डी गिवन है सपोज दैट, तो भैया आर इनवर्स जो होगा ना, वो इस ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर देगा। बी ए, देखो इन दोनों के पोजीशन को बदल दिया, और यहां होगा डी सी, इसको हम कहेंगे इनवर्स, इसको हम क्या कहेंगे, इनवर्स रिलेशन। अगर कोई आर ए बी सी डी है और उसको हमने इनवर्स बनाना है, तो उन ऑर्डर्ड पेयर के पोजीशन को चेंज कर देना, पोजीशन को चेंज, कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर को नहीं, उनके एलिमेंट्स को। देखो ए बी था हमने कर दिया बी ए, सी डी था हमने कर दिया डी, तो वो क्या बन जाता है, इनवर्स रिलेशन बन जाता है। यहाँ ये बहुत छोटी सी चीज, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें दो चीजें बहुत बेहतर आती है, एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं और आप बहुत इजी में फंस जाते हो। डोमेन ऑफ आर इनवर्स बराबर क्या होगा, रेंज ऑफ आर, क्या होगा, रेंज ऑफ, यानी डोमेन जो आर इनवर्स का होगा वो रेंज होगी आर की, यानी जो इसके लिए रेंज होगी वो इसके लिए डोमेन होगा, ठीक है। और जो इसके लिए रेंज होगी, रेंज ऑफ आर इनवर्स, वो होगा डोमेन ऑफ आर, वो क्या होगा बेटा, डोमेन ऑफ आर होगा। तो ये क्या होगा, ये डोमेन ऑफ आर होगा, यानी जो इसके लिए रेंज होगी वो उसके लिए डोमेन होगा, जो उसके लिए डोमेन होगा वो रेंज होगी, ऐसे समझिए। या जो उसके लिए डोमेन होगा वो इसकी रेंज, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इनवर्स का मतलब यही है ना। क्लियर बात है ना, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। अच्छा बेसिक चीजें हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज में एमसीक्यू बन जाता है, हम कई बार बैठे सोचते रहते हैं अरे यार क्या आ गया, फिर लगाते हैं हम तुक्का। और भाई तुक्का क्यों लगाना है, जब हम पढ़ेंगे तो, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें तुक्के की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुक्के की आवश्यकता किसको पड़ती है, जो मेहनत नहीं करते। तुम तो मेहनत करने वाले बच्चे हो, जो तुम करोगे भाई, चलो जरा, अभी तो बेस चला रहे हैं, आएंगे एग्जाम्पल भी, क्वेश्चंस भी आएंगे। अब आता है आइडेंटिटी रिलेशन। देखो पहले मैं एक्सप्लेन कर लूं कि रिलेशंस क्या है, बहुत शॉर्ट टर्म में। जिस दिन आप ये चीजें समझ जाएंगे फिर तो क्वेश्चंस ऐसे हवा हवाई होंगे। देखो आइडेंटिटी रिलेशन को समझिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। बेटा इस बात को ध्यान रखिए, ओनली, यानी उन्होंने कहा कि देखो भाई ए बी सी कोई सेट है, तो ए से ए, बी से बी, सी से होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन। ध्यान से सुनो, मैं इसको अगर ये कर देता आई बराबर ए ए, बी बी, है सी सी एंड ए सी, क्या ये आइडेंटिटी रह जाता,
क्या ये आइडेंटिटी रह जाता? नहीं जी, क्योंकि उन्होंने कहा भाई ओनली, इसका मतलब जानते हैं ना, केवल। वो कह रहा है कि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब इस कौन कटना चाहिए, ये कटना चाहिए। ओनली की वजह से कौन कट गया, ए और सी कट गया। अगर एलिमेंट मेरा सेट ए बी सी है तो मुझे आइडेंटिटी रिलेशन, एकमात्र आइडेंटिटी रिलेशन होगा मेरा ए ए बी बी। आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ एक होता है, समझे ना समझे? तो आइडेंटिटी रिलेशन जैसे मान के चलिए ए बराबर आपको क्या दे दें, 1 2 दे दे, तो मेरा जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब 1 से 1, 2 से 2। इट सेल्फ ओनली, इस बात का यह ध्यान रखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिलेटेड टू सेल्फ ओनली। अगर वो स्वयं से स्वयं की मैपिंग, स्वयं से स्वयं का ऑर्डर्ड पेयर अगर वो ऑक्यूपाई करता है, वो उसमें रखता है, तो वो बनेगा आइडेंटिटी। क्लियर बात हुई है? क्लियर बात हुई? हाँ जी सर, क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अब इसमें मुझे बताइए, 1 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। देखिए तो 1 2 3 है, तो भैया ए की आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो मैं लिख लेता हूँ, 1 1 2 2 एंड 3 3। इसके अतिरिक्त कोई आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता, तो जो इसको मैच कर रहा होगा वो होगा। देखो पहले में 1 1 2 2 3 3 पहला बन रहा है, दूसरा नहीं होगा। अब अगर एक बन गया है तो दूसरा नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशंस जो होते हैं वो केवल एक सेट के लिए कितना होता है, एक ही होता है। एक सेट के लिए दो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकते। रिफ्लेक्सिव दो हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, सिमेट्रिक दो हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, ट्रांजिटिव दो से ज्यादा हो सकते हैं। बट आइडेंटिटी रिलेशन इज ओनली वन, यूनिवर्सल ओनली वन। एम्प्टी रिलेशन कितने भी हो सकते हैं, एम्प्टी तो कितने बना सकते हैं, कंडीशन डालते चले जो जो उसको ऑक्यूपाई नहीं करेगा एम्प्टी बन जाएगा। बट यूनिवर्सल एक होगा, आइडेंटिटी एक होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? चल हाँ जी सर, क्लियर आ रही है। चलो आगे देखो। अब रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव में देखो वही रिफ्लेक्सिव है, एवरी एलिमेंट मैप्स टू इटसेल्फ, इस लेकिन इसमें क्या हट गया, ओनली हट गया। इसमें क्या हट गया, ओनली। यानी इसने कहा कि भाई देखो मुझे स्वयं से स्वयं पर तो चाहिए, इटसेल्फ तो चाहिए, बट ये कंडीशन नहीं है कि ओनली ही, बस केवल ओनली वही चाहिए, नहीं, कुछ और भी होगा तो भी चलेगा, मुझे अपने से मतलब है, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, कहते हैं ना नेता लोग, का अपना काम बन जाए फिर जनते को 5 साल पूछते नहीं है, फिर उसके बाद पूछेंगे, अलग बात। तो हमें ये देखना है, देखो 1 2, अब इसमें 1 1 2 2 मिल गया, बस इसके अतिरिक्त 1 1 2 मिलो, 2 1 मिलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। समझे या ना समझे? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। जैसे मैं ए बराबर ए बी सी ले लूं, ए बी सी, ठीक है कोई शायद, तो आर बराबर रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मुझे ए से ए पर, बी से बी पर और सी से सी पर चाहिए, ये तो चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा भी होगा तो मैं मना थोड़ी ना करूंगा, रिफ्लेक्सिव मना नहीं करता है, कौन मना करता था, आइडेंटिटी मना करता था। ए सी बढ़ा दो, सी ए बढ़ा दो, हाँ, ये जरूर हो कि वो उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर मैं इसमें सी डी डाल दूं तो भैया ये तो एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये कैसे बनेगा? मतलब जो भी एलिमेंट बढ़े वो उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। उस ऑर्डर्ड पेयर को बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एलिमेंट ए बी सी या जो मुझे सेट दिया हुआ है वहीं से वो एलिमेंट आना चाहिए। जैसे सी डी, अगर मैं इसमें सी डी शामिल कर लेता तो रिफ्लेक्सिव जो बन रहा था वो रिफ्लेक्शन खत्म हो जाता। तो मतलब रिफ्लेक्सिव में क्या है, उन्होंने कहा कि ओनली शब्द को हटा दीजिए। क्लियर बात है ना? ओनली शब्द को हटा दिया, ओनली शब्द को हटाया तो केवल वो तो चाहिए, उसके साथ कुछ भी होगा तो भी चलेगा, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, तब भी रिफ्लेक्सिव बनेगा। तो यहां से एक थ्योरी अराइज होकर आई, एक थ्योरी अराइज हुई। क्या थ्योरी अराइज हुई कि भैया जितने भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, और ऐसे नहीं, खाली नहीं, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, every identity relation is always reflect। यानी भैया बात ये थी कि जितने भी दुनिया के आइडेंटिटी रिलेशन हैं वो सब रिफ्लेक्सिव होंगे, बट वाइज वर्ज नॉट ट्रू, बट वाइज वर्जा नॉट ट्रू। यानी उल्टा नहीं है। देखो अभी हमने कहा ना, मान के चलो एक सेट आपका 1 2 3 था, तो आइडेंटिटी रिलेशन बनाया तो उसके लिए क्या बनाया, 1 1
2 2 3 3। अब देखो ये आइडेंटिटी भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव भी है। लेकिन अगर मैं एक सेट आर बना दूं, कौन सा, 1 2 1 2, अगर मैं एक सेट कैसे बना दूं, 1 2 1 1 2 2 3 3 और 2 1, कुछ भी ले लूं। ये देखिए, अब ये 1 2 3 पर 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव तो है, बट ये क्या नहीं होगा, बट ये आइडेंटिटी नहीं है। तो आइडेंटिटी तो रिफ्लेक्सिव ऑलवेज होगा, हमेशा होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों केस का। लेकिन वाइट वर्जन ऑलवेज ट्रू नहीं होगी, ये बात आप सब क्लियर बात है, ये क्लियर सी बात समझ में, ठीक है। और एक और बात देखिए, दूसरा, ये तो पहला नोट्स आपने लिखा था। दूसरा, यूनिवर्सल जो रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन, कौन सा बेटा, यूनिवर्सल रिलेशन, वो भी आपको वो रिफ्लेक्सिव होता है। यूनिवर्सल भी हमेशा क्या होता है, हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन को चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एवरी यूनिवर्सल रिलेशन ऑफ नन वॉइड सेट, ऐसा तो हो ना कि एम्प्टी सेट का यूनिवर्सल रिलेशन हो और आप कहें कि सर उसने कहा था कि एक एम्प्टी सेट का यूनिवर्सल रिलेशन है, बताइए रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो एम्प्टी सेट है तो यूनिवर्सल रिलेशन ही क्या मायने रह जाए, यूनिवर्सल भी फाई होगा। देर बात समझे ना। तो यूनिवर्सल रिलेशन ऑफ नॉन वॉइड सेट्स इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, ये दूसरा आप तैयार करना है। क्लियर बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला, पहले इसमें रिफ्लेक्सिव बता, रिफ्लेक्सिव बता, कौन रिफ्लेक्सिव है कौन नहीं, सोचो जरा, सोचो जरा। देखो अभी रिफ्लेक्सिव के लिए काउंटेबिलिटी 1 1 2 2 3 3, मतलब मेरा सेट 1 2 3 है, तो भैया तुम आइडेंटिटी रिलेशन हो, और आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होता है, ये मुझे पता है, तो ये तो हो गया। दूसरा देखें, 1 2 2 2 3 3 4, इसमें कोई भी एलिमेंट स्वयं से स्वयं पर ऑक्यूपाई नहीं होता है, खुद से खुद पर रिलेशन नहीं रख रहा है। अब देखो अगले में 1 1 2 2 3, हाँ जी, मुझे 1 1 2 2 3 3 मिल गया, उसके बाद कुछ भी हो सेट में या नहीं हो, लेकिन देख लें 3 2 हाँ जी बिलोंग करेगा, 2 3 हाँ जी बिलोंग करेगा, ये भी बनेगा। और एक क्रॉस है यूनिवर्सल था, अभी बताया था, यूनिवर्सल सेट हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, ये भी रिफ्लेक्सिव, ये तीनों सेट जो है रिफ्लेक्सिव बनेंगे। क्लियर बात है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या, देखो सिमेट्रिक का जो अगर ज्योमेट्रिकल देखे ना सिमेट्री में, जैसे मान के चलो ए, ये ए है, सिमेट्रिक का मतलब सिमेट्रिक का ए। अब इसमें एक सिमेट्रिकल लाइन ऐसे डालो जो इसको सेम टू सेम दो भागों में डिवाइड कर दे। अगर मैं ऐसे एक लाइन खींच दूं तो क्या वो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट सेम है, नहीं होगा ना, सेम सिमेट्रिक नहीं। यानी अगर मैं ऐसे एक लाइन इधर से खींच दूं तो जो इधर वाला पार्ट है इधर वाला पार्ट है दोनों सेम। तो मतलब सिमेट्री जो है मिरर इमेज की तरह होता है। सिमेट्री क्या होता है, मिरर इमेज की तरह, इधर से दिखा तो उधर का दिखना चाहिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज, मिरर इमेज में एक बात बताओ, अगर मैं ए बी शीशा पे लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्या दिखेगा उसमें, इसका जस्ट उल्टा दिखेगा, बी यहाँ दिखेगा, ए दूर दिखेगा, मिरर है, ये क्या है, ये मिरर है, आप समझो जरा। सिमेट्री क्या है, मिरर इमेज है, बस और कुछ नहीं, बस समझ लो। ए बी शीशा पे रख के देखो, शीशा पे रख के देखेंगे तो बी पहले दिखेगा, ए दूर में दिखेगा। तो मतलब जब जब ए बी बिलोंग करेगा आर में, तो ये भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर ऐसा है तो वो सिमेट्री होगा, अगर उसका मिरर इमेज उसमें नहीं है तो वो देर बाद समझ में। तो ऐसे भाषा में समझिए कि अगर उल्टा दिखा तो सिमेट्री होगा, अगर उल्टा नहीं दिखा तो सिमेट्री नहीं होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है मेरा, ट्रेंड देखो जल्दी से।
बताइए मेरा इमेज समझ में आया? अब क्या करना है? तो वही चीज इन्होंने कही है कि अगर देखिए बी ए तब ट्रू होगा जब ए बी आर उसमें बिलोंग करता है, यानी देखो 1 2 इसमें है और 2 1 भी इसमें होगा, तब वो बनेगा सिमेट्रिक, तब वो बनेगा सिमेट्रिक। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो ये मिरर इमेज से एग्जाम्पल समझो। एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू। अब जरा इसको समझो, परपेंडिकुलर टू। परपेंडिकुलर टू का मतलब देखो एक लाइन मैंने ये पी क्यू खींची, सपोज दैट ये पी, और इस पर एक लाइन मैंने ए बी खींची। अब आप समझो, अब ये कहूं कि भैया पी क्यू 90 डिग्री एंगल बना रहा है ए बी के साथ, तो ये उल्टा भी तो कह रहा है ए बी भी तो 90 बना रहा है पी क्यू। मतलब आप समझिए, यानी ये परपेंडिकुलर टू क्या है, ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। अब पैरेलल टू भी हमेशा सिमेट्रिक होगा, पैरेलल टू, पैरेलल टू भी तो हमेशा वही होगा। देखो मैं दो पैरेलल लाइन खींच दी, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी तो इसके पैरेलल है, यानी ये भी इसका एग्जाम्पल होगा सिमेट्रिक। क्लियर बात समझ में? ये आप चीजें समझिए, ठीक है ना। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, उल्टा, ऐसे उल्टा, उल्टा अगर उसमें है, ऐसे मिरर इमेज अगर उसमें है तो वो सिमेट्री बनेगा बनेगा। अब समझिए आगे कुछ बात करते हैं। एग्जाम्पल से कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल, एंड यूनिवर्स आर ऑलवेज, ये बात ध्यान, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा कैसे होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। क्लियर बात है, क्लियर बात है। दूसरी और एक और थ्योरम यहाँ से देखिए, अगर मैं किसी सेट को सिमेट्रिक कहूं तो उसकी एक कंडीशन होगी, केवल और केवल जब होगा वो जब आर जो है आर इनवर्स दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब भी ये होगा कि वो सिमेट्री बनेगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। अगर आर आर इनवर्स के बराबर नहीं है तो नहीं बन सकता। देखो जरा, अभी आप समझो आर ये था, अगर मैं इसका आर इनवर्स निकालने जाऊं, मुझे आर इनवर्स क्या मिलेगा, इसका उल्टा कर दो 2 1, सबसे पहले इनवर्स पढ़ाया था, इसका उल्टा कर दो तो 1 2, यही तो इनवर्स होगा। अब देखो इसको इन दोनों को कंपैरिजन करूं तो देखो 1 2 ये रहा, 1 2 ये, 2 1 ये रहा, 2 1 ये रहा। मतलब यहाँ तो आर बराबर क्या है, आर इनवर्स। अगर किसी का आर आर इनवर्स के बराबर हो जाता है वो ऑलवेज सिमेट्री होता है। और ये एमसीक्यू में एक बार नहीं 1000 बार बोर्ड एग्जाम होने, एक बार नहीं 1000 बार वो कह देंगे कि कंडीशन बताइए सिमेट्रिक होने की। और देखिए पिछली साल जो पिछला एग्जाम यूपी में जीआईसी का हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ, कंपटीशन से लेकर बोर्ड एग्जाम के लिए एमसीक्यू में सबके लिए फेवरेट, यानी सिमेट्रिक होगा तब जब आर बराबर आर इनवर्स। ये बात पे आप विशेष क्लियर है। चलो आगे बढ़ते, देखो इसको बताओ, यहाँ 1 2 3 सेट है और सिमेट्रिक रिलेशन है ए। दूसरा, इसमें सेट देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आइडेंटिटी में हमें सेट देखना पड़ रहा था, रिफ्लेक्शन में हमें सेट देखना पड़ रहा था, इसमें हम सेट देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ एग्जिस्टनेस के लिए सेट चेक करेंगे वो अलग बात है। एग्जिस्टनेस मान के चलो ऐसा कोई एलिमेंट लिख दिया जाए जो सेट में ही एग्जिस्ट नहीं करता हो, उसके लिए तो हम सेट देखेंगे, बट बाकी रिलेशन के लिए ओनली फोकस ऑन, देखो 1 1 2 2 ये क्या है, आइडेंटिटी। अभी हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल दोनों क्या होते हैं, मैट्रिक होते हैं। आइडेंटिटी पहला और यूनिवर्सल लास्ट वाला दोनों सिमेट्रिक होंगे, ये मैंने ऑप्शन बताया। अब दो बचे, इनको आप बता दीजिए। यार ये चेक करना है 1 2 1 2 का उल्टा इसमें है नहीं है सर, ये तो नहीं। 2 2 1 1 3 3 इसको चेक करने ही नहीं जाऊंगा क्योंकि आइडेंटिटी तो हमेशा क्या होते हैं, मैट्रिक होता है, तो इनको चेक करने नहीं जाऊंगा। बस मेरे पास बनना 3 2, 3 2 का उल्टा 2 3, अपोजिट पोजीशन कर दो, पहले नंबर पे 3 2 बन गया, थर्ड भी सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। क्लियर बात है। तो बहुत आसान चीजें हैं, बहुत आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी, आसान तरीके से। देखो अब इसके बाद आगे बढ़ते, इसके बाद दो ये चीज
मोस्टली कंफ्यूज करने वाली चीज है एंटी सिमेट्रिक है एसिमेट्रिक। आधों से ज्यादा को तो इनका मायने ही नहीं पता होता। देखो, और जो बुक लैंग्वेज देती है, बुक जो डेफिनेशन देती है वो देती है ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज द एंटी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग आर एंड बी ए बिलोंग आर। अगर ऐसा है वो कब करेगा, जब देन ए बराबर बी हो। यानी वो ये कह रहे हैं कि एंटी, अगर ए बी का उल्टा उसमें है तो वो केवल तभी होगा जब ए और बी बराबर होंगे, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन बना रहे होंगे। और दूसरा कह रहे हैं एसिमेट्रिक रिलेशन में ए रिलेशन आर ऑन ए सेट इज कॉल्ड एन एसिमेट्रिक रिलेशन इफ फॉर एवरी ए बी बिलोंग आर और बी ए डज नॉट बिलोंग आर। अरे भाई, इसमें भी तो बी ए डज नॉट बिलोंग इन आर होता है एंटीसिमेट्रिक में, फिर इसमें एसिमेट्रिक में भी यही है, तो डेफिनेशन से क्या क्लियर हो रहा है? बताइए डेफिनेशन से कि ये क्लियर हो रहा है सर? डेफिनेशन से क्या क्लियर हो रहा है? चलिए मैं बताता हूँ। डेफिनेशन को आप मारिए झाड़ू, जो भी डेफिनेशन है आप पढ़िए, मैं बताता हूँ क्या डेफिनेशन। देखिए, की डिफरेंस बताता हूँ। की डिफरेंस क्या है, अब बताएं क्या? चलो यही की डिफरेंस, यहाँ ज्यादा समझ में। की डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। आज के बाद एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, दोनों ही सेम है, दोनों में बी ए डज नॉट बिलोंग इन आर होगा, ये बात आप समझिए। लेकिन क्या है, अब समझिए। एंटी सिमेट्रिक जो होता है वो इक्वल इक्वल पेयर्स को, स्वयं से स्वयं पर पेयर्स को अलो करता है, जबकि एसिमेट्रिक ऐसी अनुमति नहीं। समझो जरा, जैसे इसमें एंटी सिमेट्रिक में, एंटी सिमेट्रिक में जैसे 1 1 2 2 ऐसी जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो आती हैं, लेकिन इसमें ये पेयर्ड नहीं होती है, 1 1 2 2 नहीं होती है। समझे या नहीं समझे? यानी प्रत्येक वो रिलेशन जहां एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बन रहा होगा उसमें 1 1 2 2 ऐसी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आती होंगी, जबकि ए सिमेट्रिक इन चीजों को अलो नहीं करती। ध्यान से सुनो, अभी समझो। जैसे मैं एक यहां लिखता हूं, आर बराबर मैंने एक सेट 1 1 2 2 3 2, दूसरा आर मैंने लिखा 3 2 1 3 और 1, ये दो सेट। देखो, अब आप देख रहे हैं यहां भी 3 2 का उल्टा, 3 2 का उल्टा, 3 2 बिलोंग इन आर बट 2 3 डज नॉट बिलोंग इन आर, यही है। ठीक है, यहां देख रहे हैं यहाँ 3 2 तो बिलोंग है आर, बट 2 3 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। मतलब दोनों ही सिमेट्रिक की डेफिनेशन को खत्म कर रहे हैं। बट देखो, इसमें 1 1 2 2 आया है, इसमें ऐसी कोई भी लाइक पेयर नहीं है जो 1 1 2 2 3 ऐसा कुछ रख रहा हो। तो बेटा ये तो हो गया एंटी सिमेट्रिक, ये तो हो गया पहला वाला एंटी, और ये जो दूसरा वाला है ये हो गया एसिमेट्रिक। समझिए मेरी, समझ आया? यानी R1 तो एंटी सिमेट्रिक और R2 हो गया एसिमेट्रिक। यही की डिफरेंस है कि एंटी सिमेट्रिक 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसी सेम टू सेम जो लाइक पेयर्स होती हैं वो अलो करता है, बट एसिमेट्रिक डज नॉट अलो, एसिमेट्रिक को अलो। तो ये बात क्लियर में हुई। आज के बाद क्या एंटी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक डिफरेंस में कुछ पता चलेगा? यानी आप ये देखिए कि सिमेट्रिक तो दोनों ही नहीं है। यानी ऐसे समझिए डेफिनेशंस को कि जो सिमेट्रिक की डेफिनेशंस को ना माने और उसमें अगर लाइक पेयर 1 1 2 2 3 3 ऐसी आ रही हैं तो वो तो बनेगा एंटी सिमेट्रिक। अगर वो नहीं है और उसके बिना वो सिमेट्रिक नहीं है, वो बनेगा एसिमेट्रिक। बताइए जरा, दिक्कत है क्या? क्लियर है? यहाँ एक और चीज लिख देता हूँ, एक और चीज लिख देता हूँ।
आइडेंटिटी रिलेशन, यहां से और समझ में आ जाएगी। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन इज एन एंटीसिमेट्रिक। ध्यान से सुन लेना बेटा, एंटीसिमेट्रिक। और ध्यान से सुनो, और हमने यहाँ क्या लिखा था देखो, हमने यहाँ क्या लिखा था जरा देखो, हमने लिखा था आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर ऑलवेज सिमेट्रिक। यानी यानी रुक जाइए कि एकमात्र सेट आइडेंटिटी रिलेशन वो ऐसा है जो सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक। नजरिया चाहिए आपको, देख आप किसको, आइडेंटिटी रिलेशन इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी कहलाता है और सिमेट्रिक रिलेशन भी कहलाता है, बस आपको देखना पड़ेगा। क्लियर बात है? तो ये चीज, ये की पॉइंट आप लोग बिल्कुल आराम से प्यार से समझ, और जब जब आप ये चीजें समझेंगे तब तब आप बेहतर करेंगे। क्लियर बात है? ये क्लियर बात समझ, मतलब एंटी सिमेट्रिक, अब सिंपल सी की डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि एंटी सिमेट्रिक में 1 1 2 2 ऐसी ऐसी जो पेयर्स होती हैं वो ऑक्यूपाई होती हैं, जबकि एसिमेट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, की डिफरेंस आप अब बताइए इसमें कौन एंटी सिमेट्रिक रिले, बताइए एंटी सिमेट्रिक रिले। चलो देखो, 1 1 2 2 3 3 ये तो रहेगा ही एंटी सिमेट्रिक रिले, आइडेंटिटी है। अब देखो 1 2 2 3 3 और इनका अपोजिट भी नहीं है, इसको हम अगर क्लासीफाई करेंगे तो ए सिमेट्रिक में, ए सिमेट्रिक। क्लियर बात है? और 2 2 3 3 1 1 3 2 3 2 का उल्टा 2 3, ये तो है, ये तो सिमेट्रिक बनना है। और यूनिवर्सल सेट भी क्या होता है, यूनिवर्सल सेट तो सिमेट्रिक होता है ना, उसको तो चेक ही नहीं करना। मतलब ये एसिमेट्रिक है, और प्रत्येक एसिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक भी होता है। चलो और बढ़ा, एंटी, ठीक है, एंटी, मतलब पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन ही इसमें करेक्ट माना जाएगा जब एंटी सिमेट्रिक की बात होगी। लेकिन अगर एसिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों पूछे तो वो एसिमेट्रिक बन जाएगा, एंटी सेकंड वाला। फिर कैसे, पहला नंबर उसका पहला अधिकार एसिमेट्रिक है और दूसरा एंटी सिमेट्रिक। क्लियर बात समझ में? यानी इतनी सी बात समझिए कि एसिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़े, आगे देखिए। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है स्टूडेंट? देखिए यहाँ बहुत सिंपल, यहाँ मतलब ये कहना का मतलब है कि देखो एक्स और वाई बिलोंग कर रहा हो आर में, और वाई जेड भी बिलोंग कर रहा हो आर में, तो जो कॉमन पॉइंट है उसको अगर बीच में से हटा दिया जाए तो जो अदर जो पॉइंट बनेंगे एक्स और जेड, वो भी अगर आपके रिलेशन में हैं तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव बनेगा। क्लियर है? जैसे अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल लूं, कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट टू। अब देखिए ध्यान से समझिए, ए बी के कॉन्ग्रुएंट है और बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। भैया बी को हटा दीजिए, ए सी के कॉन्ग्रुएंट भी तो होगा। अगला देखिए, पैरेलल टू, पैरेलल टू, अगला पैरेलल टू। समझिए जरा, अगर एक लाइन पैरेलल है दूसरी लाइन के, और दूसरी लाइन पैरेलल है तीसरी लाइन के, तो बीच की को हटा दूं तो ये दोनों लाइन भी तो आपस में पैरेलल होंगे। लेकिन तीसरा देखिए, तीसरा है परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू। अब स्टूडेंट जरा सोच के बताओ, एक लाइन इस पर कोई परपेंडिकुलर है ये, और इस पर दूसरा परपेंडिकुलर है ये, तो ये मैंने मान ली एल लाइन, ये मैंने मान ली एम लाइन, ये मैंने मान, तो एल एम के परपेंडिकुलर है और एन एम के परपेंडिकुलर है। लेकिन एम को अगर मैं हटा दूं तो एन और एल तो आपस में पैरेलल हो गई, तो ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा, ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। देखो एल और एम परपेंडिकुलर है आपस में, और एम और एन परपेंडिकुलर है आपस में, लेकिन एम से एम हटा के जब मैं एल और एन पर गया
तो ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, ये आपस में कैसी हैं, दोनों पैरेलल हैं। तो ये कौन ट्रांजिटिव नहीं बनेगा, नहीं, ये ट्रांजिटिव नहीं है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और लो मैं रेड कलर से खींचता हूँ, कभी आपको ये याद रह जाए। परपेंडिकुलर टू ट्रांजिटिव नहीं होता है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रांजिटिव होता है, पैरेलल टू ट्रांजिटिव। अब आइए कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। सर की पॉइंट्स की क्या बात करें? पहला देखिए आइडेंटिटी, और पहला आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, ये दोनों ट्रांजिटिव होते हैं। ये बात आप क्लियर बात है। आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन दोनों ट्रांजिटिव होते हैं। और एक सबसे बेहतरीन बात और बता के चल रहा हूं, जिससे आपको कई गुना फायदा होगा, वो आप समझ लीजिए। दूसरा, एवरी सिंगलटन सेट, एवरी सिंगलटन सेट इज ऑलवेज, इज ऑलवेज, सिंगलटन सेट नहीं लिखेंगे, रिलेशन लिखेंगे, सिंगलटन रिलेशन। सेट तो फिर वो ही रह जाएगा आपका। एवरी सिंगलटन रिलेशन, या ऐसा रिलेशन जो सिंगलटन रखता है, एक एलिमेंट अकेला रखता है, इज ऑलवेज, इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। ठीक है, जरा चेक। हाँ जी भाई, चलें। तो ये बात समझ में आई होगी स्टूडेंट, क्लियर में सबको? ये बात सबको समझ में आई होगी। एवरी सिंगलटन रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव, ये हमेशा ट्रांजिटिव होता है, ये बात आपको। चलिए और आगे चल। इफ ए बराबर 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग है ट्रांजिटिव, वो उसको चलिए जरा बताइए। तो पहला क्या है बेटा? आइडेंटिटी। भैया आइडेंटिटी हमेशा। अगला चेक करें, ध्यान से सुनना। 1 2, इसमें पहले ही एलिमेंट्स को लेकर आप आगे बढ़ते हैं, पहले ही एलिमेंट्स को लेकर आप आगे। कैसे आगे बढ़ते हैं सर? देखो 1 2, टू को इसके दूसरे वाले टर्म को लेकर पहले वाले टर्म के साथ जाइए, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। 1 3, और 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा है सेकंड, तो सेकंड में 1 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो तुम अब समझिए। 1 2 2 3 3 1 1 को चेक करने की आवश्यकता आपको नहीं। सुन लीजिए ट्रांजिट, आप बहुत ज़्यादा देर करते, बहुत ज़्यादा तरीके। तो आप 2 2 3 3 1 1 को आप जो है चेक नहीं करने जाएंगे। जब आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में चेक करना हो तो बिल्कुल भी चेक करने नहीं जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसके एलिमेंट को पकड़ा, 2 से 2 को मैच करें, और ये दोनों भैया आपस में कट गए, तो 3 3 ऑक्यूपाई। अब केवल बेटा ये देख कर आप भाग मत जाना, सर हमने 2 2 को चेक कर लिया, नहीं भाई, ये समझो अभी इसका 3 इसके 3 से मैच कर रहा है। इन दोनों को जब आपस में आप कट कर देंगे, इसका सेकंड इसका फर्स्ट, तो आपस में कट कर देंगे तो 2 2। हाँ जी सर, 2 2 इसमें है, देखो ये रहा ना। इसका मतलब थर्ड जो है मेरा ट्रांजिटिव, दोनों कंडीशन किसी एक एलिमेंट पे चेक करके आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। एक और एलिमेंट के लिए देखो, इसका चेक हुआ, 2 से 2 मैच हुआ था, खत्म हुआ था। लेकिन अब 3 को लेकर जब मैं इनके पास आया तो 3 से 3 इसके लास्ट वाला इसका पहले वाले से मैच कर गया। जब उसको मैंने कट किया तो 2 and 2 की है। अगला देखिए, यूनिवर्सल सेट ऑलवेज, यूनिवर्सल सेट ऑलवेज, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को बताइए, इसको आप कमेंट सेशन में, कमेंट में बताइए मुझे। चलिए मैं बता ही दूंगा इसको, लेकिन आप लोग सभी कमेंट करेंगे
कि मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए आप कमेंट में बताइए कि एम्प्टी सेट ट्रांजिटिव होता है या नहीं होता है। और देखो सिंगलटन के लिए मैंने लिखवा ही दिया था कि एवरी सिंगलटन सेट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव रिलेशन। सिंगलटन सेट जितने भी होते हैं, सिंगलटन ऑर्डर्ड पेयर जितने भी होते हैं, वो सब ट्रांजिटिव। जैसे अभी मान के चलिए, मुझे मान के चलिए कि आर बराबर आपको इसी 1 2 3 पर ये दे दिया जाता 1 1 2 2 3 3 और 1 3 होता बेटा। क्या होता? 1 3। अब मैं ट्रांजिटिव चेक करने के लिए इसको तो हटा हटा देता हूँ, मेरा बचा 1 3 सिंगलटन सेट, तो मैं इसको विद इन सेकेंड लिख देता, यस इट इज ट्रांजिट। समझे या ना समझे? मैं इसमें चेक करने नहीं जाता कि 3 को लेकर इसके साथ गया कि 1 3 बनाया और फिर मैं चेक करता, नहीं भाई, मुझे नहीं, एवरी सिंगलटन सेट इज ए ट्रांजिट। अगर इनको कट करने के बाद, क्योंकि इनको मैं चेक करने जाता नहीं हूँ ऑर्डर्ड पेयर में, इनको हटने के बाद अगर सिंगलटन बचा है वो हमेशा ट्रांजिटिव। दैट्स इट, इतनी सी बात समझनी है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब आप इनमें बताइए मुझे। अब हम बैक टू बैक क्वेश्चंस लेंगे। जब तक आपको सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और ये चीज़ें समझ में नहीं आ जाएंगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम प्रैक्टिस पर बढ़ेंगे, प्रैक्टिस कर, चाहे वो आज हो, कल हो, परसों हो, कभी भी हो। चलिए जरा देखिए। थ्री रिलेशनशिप रिलेशंस R1 R2 एंड R3 R4, थ्री नहीं फोर, ओ तो फोर कर लीजिए, ऐसे भी मिस्टेक्स कोई नहीं। फोर रिलेशन R1 R2 R3 R4 आर डिफाइंड ऑन सेट ए बी एच फॉलो। और ये कह रहे हैं कि वेदर और नॉट ईच ऑफ द रिलेशन R1 R2 R3 R4 इज ए इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चलो R1 के लिए चेक करते हैं। R1 के लिए रिफ्लेक्सिव सेट मेरा क्या है भाई, ए बी सी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए बी बी और सी सी चाहिए। हाँ जी, R1 रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मैं सिंपल सिंपल कर, अब बहुत सिखा दिया, अब आपको करना आना चाहिए। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक चेक करो। जो ये है आइडेंटिटी, इन दोनों को तो मैं कट ही कर दूंगा, सिमेट्रिक के लिए भी और किसके लिए भी, ट्रांजिटिव के लिए भी। अब देखो ए बी का उल्टा, ए बी, बी ए है कहीं, कहीं बी ए है नहीं सर, कहीं भी बी ए नहीं है, सिमेट्रिक नहीं। क्लियर बात है, सिमेट्रिक नहीं है R1। अब इसके बी को लेकर किसी पहले वाले बी के साथ मैच करिए। हाँ जी, बी ए सी, ए सी है कहीं, ये रहा सर ए। ठीक है जी। अब इसके बी को लेकर यहाँ तक पहुँच गए तो कहीं और भी नहीं। ठीक है, ए सी है, अभी तक तो है। फिर ए सी को लेकर चलिए सी, सी को सी के साथ मैच, नहीं नहीं नहीं, दूसरे पॉइंट से तो पहले चेक कर लीजिए। तो मैंने अब देखे 1 1 ए ए बी बी तो खत्म हो चुका था, ए बी और ये बी सी वाला भी। अब इसके सी पॉइंट को लेकर मैं इसके सी पॉइंट पर गया, ए बनता है। इसके सी पॉइंट पर गया, ए बी बनता है जी। ठीक है, इसके सी पॉइंट को लेकर यहाँ गया, ए सी बनता है, सब बनने हैं। ठीक है, यहाँ तक भी हो गया। अब आप ये आइए इस पर, इसके सी पॉइंट को लेकर मैं इसके साथ गया तो बी ए, बी ए, देखो बी ए और बी ए इसमें कहीं भी नहीं करना चाहिए था ना भाई। इसका सी जब इसके साथ मैच करके इसको खत्म करेगा तो बी और ए, और बी और ए इसमें कहीं बनना चाहिए, और बी और ए इसमें है नहीं, भैया R1 के लिए ट्रांजिटिव भी खत्म हो गया। क्लियर बात है। चलिए अगला R2 सिंगलटन सेट, सिंगलटन पहले R2 के लिए चेक करते हैं। ए बी बी सी सी होना चाहिए, जो रिफ्लेक्सिव के लिए नहीं है, और नहीं है बी बी सी सी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव खत्म। सिमेट्रिक ए का उल्टा है भाई, और ए है सिमेट्रिक बन गया। ए का उल्टा ए, सिमेट्रिक भी है एंटी सिमेट्रिक भी है ना, ऐसे भी तो कहते हैं। चलो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करने गए, एवरी सिंगलटन सेट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। R3 के बारे में बताइए। R3 देखो, R3 में ए बी बी सी सी नहीं है, रिफ्लेक्सिव खत्म। बी सी का उल्टा सी बी नहीं है, तो सिमेट्रिक भी खत्म। और सिंगलटन सेट ट्रांजिटिव होता है, तो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। R4, R4 ए बी बी सी सी चाहिए, जो नहीं है तो रिफ्लेक्सिव खत्म। ए बी का उल्टा बी ए नहीं है जी, मैट्रिक खत्म। अब आइए आप ट्रांजिटिव के लिए, बी से बी खत्म करके ए सी बनना चाहिए, इसमें ए सी कहीं भी नहीं है। देखो ए बी को बी से खत्म करके ए सी बनना चाहिए था, ए सी बनना चाहिए था, ए सी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ये ट्रांजिटिव भी
क्लियर बात है। अब बताइए कितना आसान आप पढ़ पा रहे हैं। अगर आपने डेफिनेशंस को अच्छे से सीखा है, करना आपने सीखा है तो करेंगे, तो और करो प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाए तब कैसे करें, ठीक है। तो आगे जो हमारी अभी क्लास बची है, मैं पूरा क्लास में आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूरा वो है, कल की क्लास जो रहेगी उसमें हम आपको पूरे क्वेश्चंस को इनको कराएंगे। चलिए आज केवल इतना ही आपके बीच में रखेंगे, कल नेक्स्ट इसकी सेकंड वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। एक साथ पूरा क्लास करना, थोड़ा गर्मी का मौसम हो रहा है, भी पंखा वंखा चीज़ें ऐसी चल रही हैं। चलिए आज इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, एंटी, कल इससे आगे पिकअप पकड़ेंगे। कल तक के लिए